सितंबर 27, 2020 को नगोर्नो कारबाख रीजन मैसिव एक्सप्लोजन्स की आवाज से गूंज उठा था और इस रीजन के कंट्रोल को लेकर अर्मीनिया और अजरबैजान एक फुल स्केल वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। एक महीने से ज्यादा चला ये वॉर 8 नवंबर 2020 को खत्म हो गया और एक सीज फायर एग्रीमेंट के तहत कॉन्फ्लिक्ट शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे का परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है और इसलिए ये सीज फायर कितने दिन तक शांति इंश्योर कर पाएगा ये कहना मुश्किल है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से इस रीजन में मिलिटराइजेशन और एक्यूजिशंस का दौर शुरू हो गया है। अर्मीनियन और अजरबैजानी ऑफिशियल्स लगातार एक दूसरे पे सीज फायर को वायलेट करने के एक्यूजेशंस लगा रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट अब यूरेशियन मिलिट्री अलायंस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO तक पहुंच गया है, जहां अर्मीनिया ने CSTO से यह डिमांड की है कि वो अर्मीनियन टेरिटरीज में अजरबैजानी इंट्रूजन के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। हम आपको बता दें कि CSTO एक रशियन लेड मिलिट्री अलायंस है जिसका इस इशू में इंटरफेरेंस दुनिया के लिए एक कंसर्निंग मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्मीनिया और अजरबैजान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसका इतिहास लगभग 100 साल पुराना है, और ये भी समझेंगे कि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण है। नगोर्नो कारबाख कॉकेसस में एक छोटा सा माउंटेनियस लैंड है जो यूरोप और एशिया के बीच लोकेटेड है। 1994 से नगोर्नो कारबाख का कंट्रोल इन रियलिटी अर्मीनियंस के पास रहा है, लेकिन इंटरनेशनली इसको अजरबैजान की टेरिटरी में रिकॉग्नाइज किया जाता है। हिस्टोरिकली इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन एथनिक अर्मीनियंस की रही है। यहाँ अजरीज एक सब्सटेंशियल माइनॉरिटी पॉपुलेशन की तरह एग्जिस्ट करते रहे हैं। इसके इतिहास की बात करें तो मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में ये रीजन रशियन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन 1918 में जब रशियन रेवोल्यूशन के बाद ज़ारिस्ट रेजिम का फॉल हुआ तब एथनिक अर्मीनियंस और अजरीज ने 2 नए देश बनाए। इसके बाद इमीडिएटली नगोर्नो कारबाख के कंट्रोल को लेकर इन दोनों देशों के बीच स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ 3 साल बाद सोवियत यूनियन ने पूरे कॉकेसस रीजन को ही कैप्चर कर लिया, जिसके चलते अर्मीनिया और अजरबैजान सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स बन गए। सोवियत के अंडर नगोर्नो कारबाख एक सेमी ऑटोनमस रीजन रहा जो फॉर्मली अजरबैजान रिपब्लिक के अंडर रख दिया गया था, बावजूद इसके कि इस रीजन की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अर्मीनियन ओरिजिन की थी। एथनिक अर्मीनियंस लगातार ही डिमांड करते रहे कि उन्हें अर्मीनिया में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन ये डिमांड्स सोवियत यूनियन लगातार रिजेक्ट करता रहा। क्योंकि सोवियत यूनियन एक डेमोक्रेटिक रेजिम नहीं था, इसलिए नगोर्नो कारबाख की पब्लिक ओपिनियन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पर यह कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था और अंदर ही अंदर अर्मीनियंस और अजरीज के बीच डिस्ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता रहा। लेकिन इस रीजन में कोई और मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला, एटलीस्ट जब तक सोवियत यूनियन पावरफुल रहा। लेकिन जैसे ही 1980s में सोवियत ने अपनी ग्लासनोस्ट पॉलिसी को अनाउंस कर लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम देने की कोशिश की, वैसे ही इस रीजन में ग्लासनोस्ट के अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस विजिबल हो गए। 1988 में नगोर्नो कारबाख की अर्मीनियन पॉपुलेशन ने एक रेफरेंडम पास किया और अजरबैजान को छोड़ने का डिसीजन लिया और ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से रिवाइव हो गया। अर्मीनिया में यूनिटी मार्च निकाले गए और अजरबैजान में इस रेफरेंडम के खिलाफ काउंटर प्रोटेस्ट। इसके चलते जल्दी ही नगोर्नो कारबाख में वायलेंस भी स्टार्ट हो गया। इसी दौरान एक और मेजर इवेंट हुआ जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देने वाला था। ये इवेंट था USSR या सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन। इस डिसोल्यूशन के तुरंत बाद अर्मीनिया और अजरबैजान अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं और 1991 में नगोर्नो कारबाख कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर में बदल जाता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस वॉर में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए। 1991 में ही अर्मीनियन पॉपुलेशन ने मिलकर नगोर्नो कारबाख में रिपब्लिक ऑफ अर्थसाक नाम का एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया जो इस एरिया का सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टेट कहलाया। ये वॉर अगले 3 साल तक चला और फाइनली अर्मीनिया की विक्ट्री हुई और 1994 में दोनों साइड्स ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। अर्मीनिया ने नगोर्नो कारबाख के अलावा कई सारे अजरबैजान डिस्ट्रिक्ट्स भी कैप्चर कर लिए थे, लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि इस रीजन को इंटरनेशनल कम्युनिटी अजरबैजान का ही पार्ट मानती रही और रिपब्लिक ऑफ अर्थसाक को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। खैर, इस वॉर के बाद लाखों अज़ेरी अपने घरों से डिस्प्लेस कर दिए गए और उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इन दोनों कंट्रीज के बीच हुए सीज फायर डील का मीडिएशन रशिया कर रहा था, जो अर्मीनिया का एक फॉर्मल एलाई बना, लेकिन साथ ही साथ उसके अजरबैजान के साथ भी रिलेशंस काफी अच्छे थे। यही वजह है कि रशिया ने USA और फ्रांस के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल ग्रुप भी बनाया ताकि इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। इस ग्रुप को मिन्स्क ग्रुप बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, अर्मीनिया ने इस सीज फायर में हुए सेटलमेंट से इनकार कर दिया और नगोर्नो कारबाख के अलावा जिन अज़ेरी टाउन्स को उसने कैप्चर किया था उनका रीनेमिंग और एथनिक अर्मीनियन से रिपॉपुलेट करने का काम चालू कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। अजरबैजान तब से नगोर्नो कारबाख को अर्मीनियन टेरिटरी बताता रहा, पर एक कम बैक का प्लान करता रहा। सिपरी के रिकॉर्ड के हिसाब से इस काम के लिए ही उसने
2008 से लेकर 2019 के बीच में $24 बिलियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में स्पेंड किया। ये एक्सपेंडिचर आर्मेनिया के एक्सपेंडिचर से लगभग 6 टाइम्स ज्यादा था। 2016 में इनके बीच फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जल्द ही खत्म हो गया और इसे 4 डेज वॉर भी कहा जाता है। ये वॉर ये बताता है कि अजरबैजान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफी नहीं था आर्मेनिया को डिफीट करने के लिए। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक इंटरेस्टिंग टर्न तब लेता है जब टर्की इसमें इंटरवीन करता है। एर्दोगान के टर्किक पॉलिटिक्स में राइज के बाद से ही टर्की अरब रीजन में अपने इंटरेस्ट को लेकर काफी असर्टिव रहा है। ये असर्शन हमें टर्की के सीरियन क्राइसिस और लीबियन क्राइसिस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में दिखता है। लीबियन सिविल वॉर में टर्की का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसने अपने ट्रूप्स की मदद से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लीबिया की गवर्नमेंट की तरफ झुका दिया और वहां पर रेबल ग्रुप्स कमजोर पड़ गए जबकि उन्हें रशिया सपोर्ट कर रहा था। सीरिया में भी टर्की ने लगातार एंटी सीरियन फोर्सेस को सपोर्ट किया है और सीरिया की कई सारी बॉर्डर टेरिटरीज को एनेक्स भी। जहां एक तरफ सीरिया की गवर्नमेंट को रशिया का सपोर्ट है, वहीं रिबेल फोर्सेस को टर्की और यूएसए का। इस हिसाब से टर्की रशिया राइवलरी भी अजरबैजान और आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट को एक नया रूप देने वाली थी। अपने एम्बिशंस के चलते ही टर्की ने 2020 में अजरबैजान को सपोर्ट करना चालू किया और उसके साथ अगस्त 2020 में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करी। इसके अलावा टर्की के अजरबैजान को आर्म्स एक्सपोर्ट भी सडनली बढ़ गए, जिसमें हाईली एडवांस्ड ड्रोन्स इंक्लूड थे। ये ड्रोन सितंबर में होने वाले वॉर में एक मेजर रोल प्ले करने वाले थे। वैसे टर्की का अजरबैजान को सपोर्ट करने का एक और रीजन था। अजरीज टेक्निकली टर्किक ओरिजिन के लोग हैं और इन दोनों की लैंग्वेज भी काफी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इनमें एक ट्रेडिशनल कल्चरल सिमिलैरिटी और ब्रदरहुड देखने को मिलता है। ये ब्रदरहुड इतना स्ट्रांग है कि कई बार यहाँ की गवर्नमेंट्स ने 1 स्टेट एंड 2 रिपब्लिक्स क्रिएट करने की बात भी की है। खैर, टर्की के बैकिंग से अजरबैजान काफी कॉन्फिडेंट हुआ और आर्मेनिया पर अटैक कर दिया और एक हफ्ते के अंदर वो आर्मेनियन टेरिटरीज में 20 किलोमीटर तक इंट्रूड करने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने नगोर्नो काराबाख में एंटर करा, वहां की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी शूशा को कैप्चर कर लिया और बाद में आर्मेनियन बॉर्डर्स तक पहुंच गया। ये पूरा बैटल एक हिसाब से कंप्लीटली अजरबैजान के फेवर में रहा और आर्मेनिया अजरबैजानी ड्रोन्स के सामने नियरली डिफेंसलेस हो गया। इसके अलावा रशिया ने भी तब इस वॉर में आर्मेनिया को सपोर्ट नहीं किया। इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स का वाइड स्प्रेड यूज देखने को मिला, पर्टिकुलरली बाय अजरबैजान। इसके अलावा हैवी आर्टिलरी, बैराजेस, रॉकेट अटैक्स और ट्रेंच वॉरफेयर्स का इस्तेमाल भी किया गया। कंसर्न की बात यह थी कि दोनों साइड्स ने क्लस्टर म्यूनिशंस का यूज किया, जो पूरी दुनिया भर में बैंड है, क्योंकि ये वेपन एक क्लस्टर बॉम्ब की तरह है जो सिविलियंस और मिलिट्री के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। आपको बता दें कि सिविलियंस पर अटैक इंटरनेशनल लॉ में एक वॉर क्राइम माना जाता है, इसलिए ये क्लस्टर म्यूनिशंस बैंड है। फाइनली नवंबर 8, 2020 को अजरबैजान ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और आर्मेनिया ने सरेंडर। रशियन मीडिएटेड एक और सीज फायर एग्रीमेंट हुआ जिसने इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी बदल दी। कई सारे पुराने आर्मेनियन कंट्रोल वाले एरियाज अजरबैजान के पास चले गए, लेकिन नगोर्नो काराबाख के कुछ एरियाज अभी भी आर्मेनियंस के हाथ में हैं। इन एरियाज में रह रहे आर्मेनियन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी जन्म देता है। खैर, इस रीजन में सीज फायर इंश्योर करने के लिए रशिया ने एक मीडिएटर के तौर पर अपने ट्रूप्स भेजने चालू कर दिए हैं ताकि वो पीस कीपर्स की तरह एक्ट कर सकें। टर्की को भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कई सारे फायदे हुए। इस वॉर के बाद टर्की न्यू अजरबैजानी टेरिटरी से एक रोड कंस्ट्रक्ट करने का प्लान कर रहा है, जो उसे अजरबैजान तक डायरेक्ट एक्सेस देगा। इसके अलावा टर्की भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में रशिया के एग्रीमेंट से अपने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगा। रशिया और टर्की को इस वॉर से अंत में मैसिव स्ट्रैटेजिक गेन्स हुए और अजरबैजान विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन आर्मेनिया एक पॉलिटिकल क्राइसिस में चला गया। इस वॉर के बाद से आर्मेनियन पॉपुलेशंस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में स्टॉर्म करने लगी और डिमांड किया कि प्राइम मिनिस्टर इमीडिएटली रिजाइन करें। यही कारण है कि ये सीज फायर किसी भी तरह से एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं ले गया, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट अब और भी कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल हो गया है। आर्मेनिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस लॉस की वजह से एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में है, जो उसकी आगे की पॉलिसीज को डिसाइड करने वाला है और ये पिछले कुछ महीनों में क्लियरली विजिबल है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी, यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से आर्मेनिया ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO को इस मैटर में इंटरवीन करने के लिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी है। इसका मेन रीजन आर्मेनियन बॉर्डर में लोकेटेड सायोनिक रीजन से रिलेटेड है। आर्मेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि अजरबैजानी आर्म्ड फोर्सेस सायोनिक एरिया में प्रोवोकेटिव एक्शंस में इन्वॉल्व हैं और ये आर्मेनिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का इन्फ्रिंजमेंट है। ये सिचुएशन ज्यादा चेंज नहीं हुई है क्योंकि अजरबैजानी मिलिट्री अभी तक सायोनिक प्रोविंस में स्टेशन्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स और मिन्स्क ग्रुप ने ये क्लेम किया है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं
और इसे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करी जाएगी। इसके अलावा राहत की बात यह भी है कि CSTO स्पोक्स पर्सन ने रिसेंटली ये बोला है कि वो केवल तब इंटरवीन करेंगे जब अजरबैजान अर्मीनिया की सोवर्जिनिटी पर अटैक करेगा। अर्मीनिया के लगाए गए एक्विजिशंस के एविडेंसेस अभी आने बाकी हैं और ये बात ऑब्जर्व करने लायक होगी कि ये मुद्दा कैसे और किस तरह से शांति की ओर बढ़ेगा, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।